गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रेखा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी से बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए आज हम करेंगे यूनिट 3 में से उदारवाद की आलोचना, क्रिटिसिज्म ऑफ लिबरलिज्म। इससे पहले हमने उदारवाद के बारे में बात की थी। उदारवाद क्या होता है, यानी लिबरल पर्सपेक्टिव ऑफ द स्टेट। इसके बाद हमने किया था फीचर्स ऑफ लिबरलिज्म, उदारवाद की विशेषताएं, और आज हम करेंगे उदारवाद की आलोचना। उदारवाद की आलोचना करने से पहले मैं आपको उदारवाद की विशेषताओं के पॉइंट्स एक बार दोहरा देती हूं, क्योंकि हम इन्हीं पॉइंट्स के आधार पर उदारवाद की आलोचना करेंगे। तो विशेषताओं में सबसे पहला पॉइंट था राज्य ईश्वरीय संस्था नहीं है। दूसरा पॉइंट, राज्य एक आवश्यक बुराई। तीसरा, राज्य तथा समाज में अंतर। चौथा, राज्य साधन है, व्यक्ति साध्य है। पांचवा, राज्य का आधार मानवीय इच्छा है। छठा, बहुवादी स्वरूप। सातवां, राज्य एक समुदाय है। आठवां, राज्य का कार्यक्षेत्र सीमित। नौवां, राज्य विरोधी हितों में सामंजस्य स्थापित करने का एक यंत्र। 10वां, प्रजातंत्रीय राज्य। और 11वां पॉइंट था राज्य एक कल्याणकारी संस्था। तो अंत में आपने देखा था कि उदारवादी सिद्धांत राज्य को एक मानव निर्मित संस्था मानता है। उदारवाद का सिद्धांत एक विकासशील और प्रगतिशील सिद्धांत है और समय के साथ साथ इसमें व्यापक परिवर्तन आए हैं। यानी उदारवाद ने अपने आप को बनाए रखने के लिए मार्क्सवाद को कड़ी टक्कर दी। अब हम बात करेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ लिबरलिज्म की, उदारवाद की आलोचना की। जैसा कि आप जानते हैं, उदारवाद का सिद्धांत राजतंत्र के प्रति प्रतिक्रिया का परिणाम था। यह सिद्धांत व्यक्ति की स्वतंत्रता का पक्षधर था और यह माना जाता है कि सामाजिक कल्याण की भावना को जितनी हानि व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा संपत्ति के अधिकार ने पहुंचाई है, उतनी हानि 2 विश्व युद्धों ने भी नहीं पहुंचाई, तथा उदारवाद इन्हीं का समर्थन करता है जो उचित नहीं है। उदारवाद की निम्नलिखित आधारों पर आलोचना की जा सकती है, जिसमें से सबसे पहला नंबर पर आता है राज्य एक बुराई नहीं है। जैसा कि विशेषताओं में आपने देखा था कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, तो आलोचक कहते हैं कि राज्य एक बुराई नहीं है। स्टेट इज नॉट एन इविल। उदारवादियों ने राज्यों को जो एक आवश्यक बुराई माना था, परंतु राज्य के संबंध में उनकी धारणा उचित नहीं है। राज्य के कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित नहीं करते, बल्कि ऐसी स्थिति पैदा की जाती है जिससे सभी बिना किसी भेदभाव के अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकें। राज्य का निर्माण व्यक्ति ने स्वयं किया है और यह संभव नहीं है कि व्यक्ति स्वयं एक ऐसी संस्था का निर्माण करे जो उसके विरुद्ध हो। और राज्य का जो अस्तित्व है वो इसलिए हुआ क्योंकि व्यक्ति को अपना जीवन अच्छा बनाने की आवश्यकता थी और इसीलिए उसने अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए राज्य को बनाया या राज्य का निर्माण किया। राज्य एक बुरी संस्था नहीं है, बल्कि एक सर्वोच्च मानवीय संस्था है जिसका निर्माण तथा विकास मानवीय जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हुआ। यदि एक राज्य बुरी संस्था होती तो उसे कभी का समाप्त किया जाता। तो जो आलोचक हैं वो कहते हैं कि राज्य एक बुराई नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य एक कृत्रिम संस्था नहीं है। स्टेट इज नॉट एन आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन। जैसा कि उदारवादियों ने कहा कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है, उचित नहीं है, क्योंकि राज्य कोई दैवीय संस्था नहीं है, यह समझौते का परिणाम भी नहीं है। राज्य निर्माण के ये दोनों ही सिद्धांत कानूनी, तार्किक और ऐतिहासिक आधार पर सत्य नहीं है। सच तो यह है कि राज्य की उत्पत्ति ही नहीं हुई, बल्कि राज्य का निर्माण नहीं हुआ, बल्कि राज्य का विकास हुआ। और ये विकास भी एकदम से नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे हुआ। जैसे कि आपने राज्य की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत जब किए थे, उसमें आपने लास्ट में यही देखा था कि राज्य की उत्पत्ति नहीं हुई, बल्कि राज्य का विकास हुआ, जो कि आपने विकासवादी सिद्धांत के अंतर्गत देखा था। और इसमें आपने ये देखा था कि जो विकास हुआ है उस विकास में किसी एक तत्व ने नहीं, बल्कि कई तत्वों का योगदान रहा है, जैसे कि रक्त संबंध, धर्म, संस्कृति, राजनीतिक चेतना। इन्होंने राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो राज्य एक ऐतिहासिक तथा विकासवादी संस्था है, यह कोई मानव निर्मित कृत्रिम संस्था नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है आलोचना का कि राज्य तथा समुदाय में अंतर।
उदारवाद की इस आधार पर भी आलोचना की जाती है कि ये सिद्धांत के जो समर्थक हैं वो राज्य और समुदाय में कोई अंतर नहीं करते, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था कि राज्य भी अन्य समुदायों की तरह एक समुदाय है, राज्य समुदायों का समुदाय है। परंतु ये धारणा गलत है। राज्य और समुदाय में बहुत अधिक अंतर है। आलोचक कहते हैं कि राज्य को एक समुदाय मानने का अभिप्राय है राज्य के अस्तित्व को ही चुनौती प्रदान करना। राज्य समुदायों का समुदाय है, हम ये नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि राज्य की सबसे बड़ी विशेषता है कि जो इसे अन्य समुदायों से अलग करती है, और वह विशेषता है उसकी प्रभुसत्ता। प्रभुसत्ता राज्य का एक गुण है। प्रभुसत्ता के बिना राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती, जबकि समुदाय के लिए प्रभुसत्ता अनिवार्य नहीं है। वैसे भी एक समय में प्रभुसत्ता एक के पास हो सकती है, प्रभुसत्ता को बांटा नहीं जा सकता। इसके अतिरिक्त एक राज्य के अनेक समुदाय हो सकते हैं, पर एक समुदाय में कई राज्य नहीं हो सकते। राज्य की सदस्यता अनिवार्य है, समुदाय की नहीं। और एक समय में एक व्यक्ति कई समुदायों का सदस्य बन सकता है, परंतु कई राज्यों का नहीं। राज्य की सदस्यता अनिवार्य है, जबकि समुदायों की सदस्यता ऐच्छिक है। और प्रत्येक समुदाय के कुछ निश्चित कार्य होते हैं और जिस कार्य के लिए उसकी स्थापना की जाती है, जबकि राज्य किसी व्यक्ति, संस्था या समुदाय को किसी भी प्रकार का आदेश दे सकता है जिसका पालन करना अनिवार्य है। यदि राज्य के आदेशों का पालन नहीं किया जाता तो राज्य किसी भी तरह की सजा दे सकता है। राज्य को दंड देने का असीमित अधिकार है, परंतु समुदाय के आदेश ऐच्छिक होते हैं। आदेशों का पालन न करने पर कोई दंड नहीं दिया जा सकता। अधिक से अधिक उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य और भी कई ऐसे तत्व हैं जो राज्य को अन्य समुदायों से पृथक करते हैं और राज्य को श्रेष्ठ स्थिति प्रदान करते हैं। अतः उदारवादियों की इस बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि राज्य भी अन्य समुदायों की तरह एक समुदाय है तथा राज्य की कोई विशेष स्थिति नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है उदारवाद में विरोधाभास, कंट्राडिक्शन इन लिबरिज्म। उदारवादी दृष्टिकोण की इस आधार पर भी आलोचना की जाती है कि इस अवधारणा में अनेक विरोधाभास हैं। उदारवाद की अवधारणा को एक प्रगतिशील अवधारणा माना जाता है। इस अवधारणा के विकास तथा प्रगति के साथ साथ जो परिवर्तन उदारवाद में आए उनके कारण इसमें विरोधाभास भी आ गए। जहां आरंभिक उदारवादी विचारक राज्य को एक बुराई मानकर इसके कार्यों को सीमित करने का समर्थन करते हैं, वहीं पर आधुनिक विचारक प्रजातांत्रिक कल्याणकारी राज्य का समर्थन करके इसके क्षेत्र को व्यापक बनाने पर जोर देते हैं। इस विरोधाभास के कारण यह निश्चित करना कठिन हो जाता है कि राज्य का कार्यक्षेत्र सीमित माना जाए अथवा व्यापक माना जाए। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि उदारवाद में भी विरोधाभास पाया जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, और वो है राज्य का कार्यक्षेत्र सीमित नहीं। परंपरागत उदारवादी चिंतक राज्य को एक बुराई मानते हुए इसके सीमित कार्यक्षेत्र का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा था कि जो राज्य का कार्यक्षेत्र है वो कम होना चाहिए, उसे पुलिस राज्य की तरह कार्य करना चाहिए, अर्थात क्या काम हो उसके कम से कम कार्य उन्होंने दिए थे। एक था कि लोगों के जीवन संपत्ति की सुरक्षा करना और दूसरा था बाह्य आक्रमणों से रक्षा करना। राज्य को केवल पुलिस कार्य करने चाहिए, राज्य केवल 2 कार्य करता है। ये क्या कर रहे थे? ये आपके उदारवादी थे। उदारवादियों ने कहा कि जैसे पुलिस कार्य करती है वैसे ही राज्य को कार्य करना चाहिए, अर्थात शांति व्यवस्था बनाए रखे और विदेशी आक्रमणों से लोगों की रक्षा करे, लोगों की संपत्ति और जान माल की रक्षा करे। लेकिन हम देखते हैं कि आधुनिक युग कल्याणकारी राज्यों का युग है। वर्तमान में व्यक्ति का शायद ही कोई ऐसा कार्य हो जिस पर राज्य का नियंत्रण ना हो। जैसे कि हम देखते हैं कि जन्म से पहले से लेकर मृत्यु के बाद तक का जो जीवन है उसके ऊपर राज्य का आजकल प्रभाव है और राज्य वो जिम्मेदारी ले रहा है व्यक्ति की। विज्ञान की उन्नति और व्यक्ति की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के कारण राज्य के कार्यक्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि हो गई है। आज राज्य के कार्यक्षेत्र को सीमित करने का अभिप्राय है उसके विकास को रोकना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, वो है नकारात्मक सिद्धांत, नेगेटिव थ्योरी। उदारवाद के सिद्धांत की इस आधार पर भी आलोचना की जाती है कि यह सिद्धांत एक नकारात्मक सिद्धांत है और वह इस बात का समर्थन नहीं करता कि राज्य को व्यक्ति के हित में क्या कार्य करनी चाहिए। इसके विपरीत इसके समर्थक इस बात पर अधिक बल देते हैं
कि राज्य को क्या कार्य नहीं करने चाहिए। उदारवाद राज्य के संदर्भ में अहस्तक्षेप के सिद्धांत को अपनाता है जो उचित नहीं है। पूंजीवादी राज्य का सिद्धांत, हम इस आधार को भी देखेंगे। ए थ्योरी ऑफ कैपिटलिस्ट स्टेट, यानी इस आधार पर आलोचना की गई इसकी कि व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार का समर्थन करके और राज्य के इसमें हस्तक्षेप ना करके इस सिद्धांत को स्वीकार करके उदारवादियों ने एक तरह से पूंजीवादी राज्य का समर्थन किया। इस प्रकार के राज्य में पूंजी को महत्व प्रदान करके उसके अर्जित करने और प्रयोग करने पर कोई भी अंकुश नहीं लगाया गया। इससे क्या हुआ कि आर्थिक विषमताएं, आलोचक कहते हैं कि बढ़ेगी और शोषण को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए उदारवादी विचारधारा को स्वीकार नहीं किया जा सकता। व्यक्तिगत संपत्ति का समर्थन करके इन्होंने पूंजीपतियों के हाथ में वो सारी की सारी शक्तियां प्रदान कर दी जो शक्तियां राज्य के हाथ में होती हैं, जो कि आलोचकों के अनुसार उचित नहीं है और इसीलिए उदारवादी विचारधारा को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके बाद लास्ट पॉइंट हमारा आता है एक स्थिर धारणा नहीं, नॉट ए कंसिस्टेंट फिलोसफी। राज्य से संबंधित उदारवादी अवधारणा निरंतर तथा स्थायी अवधारणा नहीं है। समय गति के साथ साथ इस धारणा में परिवर्तन होते रहे। जैसे जैसे समय व्यतीत होता है, परिस्थितियां चेंज होती हैं, विकास के कार्य होते चले जाते हैं, आधुनिक युग जैसे जैसे आता चला गया वैसे वैसे इस धारणा में भी परिवर्तन होते रहे। जैसे कि आपने देखा था कि परंपरागत उदारवादी राज्य को एक तरह से सहमत नहीं थे, तो दूसरे लोग जो कि समकालीन उदारवादी, आधुनिक उदारवादी आए थे, उन्होंने राज्य को एक कल्याणकारी संस्था माना। परंपरागत उदारवादी राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते थे और इसीलिए मानते थे कि पहले तो उन्होंने कहा कि ये बुराई है, लेकिन उन्होंने कहा कि आवश्यक बुराई है, क्योंकि जब उन्होंने को लगा कि राज्य के कार्य हैं और लोगों को राज्य की आवश्यकता है, तो एक सिद्धांत के समर्थक ही एक तथ्य से सहमत नहीं है तो दूसरे लोग इस विचारधारा को से कैसे सहमत हो सकते हैं? ऐसी विचारधारा को प्रभावशाली कैसे माना जा सकता है? इसलिए उदारवादी दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो स्टूडेंट्स, आपने जो पॉइंट्स देखे आलोचना के वो इस प्रकार से थे। आपने किन किन आधारों पर आलोचना की? सबसे पहले आपका आधार था नंबर 1, राज्य एक बुराई नहीं है। दूसरे नंबर पर राज्य एक कृत्रिम संस्था नहीं है। तीसरे नंबर पर राज्य तथा समुदाय में अंतर। चौथे नंबर पर उदारवाद में विरोधाभास। पांचवें नंबर पर राज्य का कार्यक्षेत्र सीमित नहीं है। छठे नंबर पर नकारात्मक सिद्धांत। सातवें नंबर पर पूंजीवाद राज्य का सिद्धांत और आठवें नंबर पर है एक स्थिर धारणा नहीं है। तो इस प्रकार से आपने निम्नलिखित आधार पर उदारवाद की आलोचना की और निष्कर्ष रूप में हम क्या कहेंगे? कंक्लूजन जब हम निकालेंगे तो हम ये कहेंगे, हम जो कंक्लूजन निकालते हैं वो हम करते हैं कि जो समय के अनुसार परिस्थितियां होती हैं, जैसे जैसे समय आता है, जो समकालीन लोग होते हैं वो उदारवाद को या किसी विचारधारा को उस समय के आधार पर भी देखते हैं कि जिस समय में वो विचारधारा आई थी, और जो आलोचना की जाती है वो लोग अपने समय के अनुसार उसकी आलोचना करते हैं। दोनों ही समय में अंतर आ जाता है। तो इसलिए हम निष्कर्ष रूप में ये कह सकते हैं कि उदारवाद की आलोचनात्मक व्याख्या के इस विचार के अध्ययन करने से ये स्पष्ट हो जाता है कि उदारवादी सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया जा सकता। राज्य से संबंधित परंपरागत उदारवादी धारणा पूर्णतः स्वीकार नहीं है। हम पूर्ण रूप से इसको स्वीकार नहीं कर सकते। यद्यपि आरंभिक उदारवाद के सिद्धांत ने मानवता को निरंकुश राजतंत्र के शोषण से मुक्त करवाया था, क्योंकि ये निरंकुश राजतंत्र की प्रतिक्रिया स्वरूप उदारवाद आया था। परंतु 18वीं शताब्दी में इसी उदारवादी ने विचारधारा ने पूंजीवादी साम्राज्यवाद को जन्म दे दिया, जिसने पहले तो राज्य की जनता का शोषण किया और उसके पश्चात संपूर्ण विश्व की जनता को अपने शोषण का निशाना बनाया। 19वीं सदी में उदारवाद की प्रकृति में परिवर्तन होने आरंभ हुए और इसका मुख्य कारण मार्क्सवाद का बढ़ता प्रभाव था। उदारवाद ने पूंजीवाद की रक्षा के लिए कल्याणकारी लोकतंत्र के मार्गों को अपनाया। इसके अंतर्गत सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करके सभी वर्गों को शासन में भागीदारी प्रदान की गई और लोकतंत्र का युग आ गया था और राज्यों ने अपने आप को कल्याणकारी राज्य दर्शा दिया था और इस प्रकार से लोगों को वयस्क मताधिकार मिलना शुरू हो गया था। तो इसीलिए उदारवाद ने भी पूंजीवाद की रक्षा के लिए
कल्याणकारी लोकतंत्र के मार्ग को अपनाया और इस प्रकार से उसने शासन में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित किया और स्वतंत्रता के साथ साथ समानता के सिद्धांत को भी लागू किया। तो इस प्रकार से उदारवाद का एक समाजवादी स्वरूप देखने को मिलता है। उन्होंने मार्क्सवाद के प्रचार प्रसार को रोकने के लिए उदारवाद ने इस प्रकार के स्वरूप को अपनाया कि उसने समाजवादी स्वरूप के माध्यम से राज्य में जो परिवर्तन किए, लोगों को जो अधिकार दिए, लोगों के लिए जो कार्य किया, मजदूरों के लिए जो कानून बनाए, तो उस रूप में हम ये कह सकते हैं कि उदारवाद का ये बदला हुआ जो स्वरूप था, जो आधुनिक उदारवाद था, वो करीब करीब आज के लोकतंत्र के समान है। स्टूडेंट्स, आगे नेक्स्ट हम करेंगे राज्य के स्वरूप संबंधी मार्क्सवादी धारणा। धन्यवाद।